सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। कागज के पर्दे हैं, ताले हैं दरवाजों पे, पानी में डूबे हुए ख्वाब अल्फाजों के। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। हाय दोस्तों, वापस आ गई हूँ मैं अपने नए पॉडकास्ट एपिसोड में। और इस पॉडकास्ट एपिसोड का नाम है क्यों ना कुछ सच कहें। एक्चुअली ये गाना इसलिए चुना गया क्योंकि मेरा भी वही हाल है, और मेरे ख्याल से क्योंकि हम अपने यूनिवर्स के मैसेज से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, हम सब करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि यूक्रेन में अगर वॉर चल रहा है तो भी हमें दर्द हो रहा है, कहीं कोई दुखी है तो भी हमें फील हो रहा है। ये बात अलग है कि हमें लॉजिक चाहिए, और हमारे पास जब लॉजिक नहीं होता तो हम उसको कह देते हैं कि छोड़ो, तुम ना ज़्यादा सोच रहे हो, और हम उसको साइड में रख देते हैं और अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यही ख़्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि खो गए हम कहाँ। और काफ़ी ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी अरसा हो गया, मेरे ख्याल से कम 1 महीना हो गया लास्ट पॉडकास्ट एपिसोड किए हुए। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई शक्ति है जो ना मुझे उठकर बैठने ही नहीं दे रही है, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, जबकि बहुत कुछ चल रहा था बैकग्राउंड में। बहुत सारी मूवीज़ पे रिव्यू किया गया, बहुत सारी पढ़ाई की गई, अपने तबीयत ख़राब की गई, बहुत कुछ हुआ। तबीयत वापस ठीक भी की गई, और बहुत सारे गानों को और लोगों को अप्रिशिएट भी किया, उनकी तारीफ़ भी की, जो कि करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि इतना टैलेंट है इस यूनिवर्स में, समझ ही नहीं आता कि किसकी तारीफ़ करें और किसे रहने दें। वक्त तो थोड़ा ही है, और पता नहीं, समझ नहीं आता कि किसके लिए अभी ये ज़रूरी है, और कौन कौन है ऐसा जो अभी थोड़ा रुक सकता है। तो ये जो गाना आपने सुना, खो गए हम कहाँ, यही है यही है मेरी अभी मनोस्थिति। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में हमेशा अपने आप खुद ब खुद बजने लगता है। ये कौन सी मूवी से लिया गया है? ये मूवी का नाम है बार बार देखो, और कौन थे इसमें? सिद्धार्थ मल्होत्रा और कतरीना कैफ। और गाना किसने गाया है? जसलीन रॉयल और प्रतीक कुहड़ ने। और प्रतीक कुहड़ का जो लास्ट गाना था वो कौन सा था? धमाका मूवी से। यस। तो ये जो आवाज़ है जसलीन रॉयल की और प्रतीक कुहड़ की, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी ऐसा लगता है कुछ चाहिए ही नहीं। जब आप रूह से गा रहे हों तो कुछ नहीं चाहिए, बस गाते चले जाओ और हम सुनते चले जाएंगे। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैंने इस गाने को आज प्ले किया, जबकि मेरा इरादा कुछ और था। पिछले 5 या 7 मिनट से मैं रिकॉर्ड का बटन दबाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो दब नहीं रहा। और मैंने पूरा प्लान किया था कि मैं सोन चिड़िया का गाना प्ले करूँगी, पर वो बहुत ही सैड सॉन्ग है, और वो क्या करता है, अंदर से ना बिल्कुल खींच के नीचे ले जाता है। ऐसा लगता है बस यहीं रहो, बहुत दुख है यहाँ पर। और उस गाने को अपने आप मेरे लैपटॉप ने रिप्लेस कर दिया इस गाने से, और बहुत ही मज़ा आ गया। तो मैं वापस आ गई हूँ अपने फॉर्म में।
इस एपिसोड का नाम क्यों है क्यों ना कुछ सच कहें। एक्चुअली हम एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं ब्लिंक ऑफ एन आई में, जिसमें जो बॉय है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है हमारे ब्लिंक ऑफ एन आई का, उसने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया कल विमेंस डे के दिन, और जिसमें उसने कहा कि क्यों ना कुछ सच कहें। और हम चाहते हैं कि हर वो इंसान जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है या हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी फॉलो कर रहा है, वो इस कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करे और 2-4 लाइन लिखे किसी भी बात पर जो सच है, और एक अच्छा सा फ़ोटो डालें और ये हैशटैग डालें और हमें टैग करें। और आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एज अ साइकोलॉजी काउंसलर मैं यही कहूँगी कि सच बोलने के लिए या अच्छा काम करने के लिए हमें कभी भी किसी को ग्रेटिफाई नहीं करना चाहिए, किसी को कोई तोहफ़ा नहीं देना चाहिए। हमें ये ऐसा क्यों दिखाना है कि आपने सच बोला, आइए हम आपको तोहफ़ा दें? क्या वो ब्रश करने जितना बेसिक नहीं होना चाहिए कि हमने सच बोला, हाँ सच बोला? तो इसलिए देखना चाहती हूँ मैं कि कौन कितना सच बोल पाता है। वापस जाते हैं ये पूरे फरवरी के महीने में मैंने क्या किया, और जो मुझे क्यों वक्त नहीं मिला आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, बहुत मज़ा आया एग्ज़ाम देकर। और जब मैं वो एग्ज़ाम दे रही थी, ऑफ कोर्स साइकोलॉजी का एग्ज़ाम दे रही थी, तो मैं पास्ट में चली गई, मैं अपने बचपन में चली गई। और बचपन में मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती थी जब मेरा पेपर होता था, तो मैं बहुत घबरा सी जाती थी और मुझे बहुत बैकएक होता था। तो मैंने अपना 10th-12th बहुत ख़राब किया। ख़राब एज़ इन अगर आपको 80 आना तो आपको 60 आ जाएगा, तो वो ख़राब ही है। तो आप मतलब इतनी एंग्ज़ायटी कि मैंने उस वक़्त तो नहीं पता था, उस वक़्त लगता था कि कोई कुछ बीमारी है, और आइब्रूफेन का टैबलेट पकड़ा दिया जाता था और मैं खाती थी, और एंड आई वाज़ सफ़रिंग, मतलब बहुत ही तकलीफ़ थी मुझे। कोई बीमारी पकड़ी नहीं गई क्योंकि शायद थी नहीं, पर किसी को मेरी मनोस्थिति के बारे में पता नहीं चला, जो कि आज मैं एज़ अ काउंसलर समझ पाती हूँ कि बच्चों के ज़हन में जब कोई बात घुस जाती है, या वो जब बारीकी से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो उनको बाहर खींच कर निकालना कितना ज़रूरी है। तो जब मैंने ये पेपर दिया फ़ेब के महीने में, मैंने अपने आप को बोला पेपर देने के पहले कि आज मैं ना वापस से वही उसी बचपन में जा रही हूँ और अपने सारे बैगेज को इस पेपर के साथ ख़त्म करूँगी। तो जब मैं ये लिखूँगी तो मैं ऐसे सोचूँगी मैं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर दे रही हूँ, और ये मैं कर सकती हूँ, और कितने नंबर मिलेंगे मुझे 100 ही मिलने वाला है। तो मैंने ऐसे अज्यूम किया, पूरी तैयारी की, और सच मानिए पेपर देने के पहले मेरी सेहत बहुत ही ख़राब थी, मतलब मुझे न रात को नींद आ रही है, न चैन आ रहा है। तो साइकोलॉजिकली हम इतने वीक होते हैं, जो चीज़ हमें जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जैसे मेरे लिए पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट रहा हमेशा से, तो जब मैं उसके जितने करीब गई कि मैं अब ये इस चीज़ को पा लूँगी, जैसे कि सोन चिड़िया की खोज में सारी सोन चिड़िया के जो किरदार हैं वो सोन चिड़िया के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। तो जब मैं अपनी सोन चिड़िया के करीब गई और बहुत करीब गई, तो एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। अजीब सा लगने लगता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, बहुत सारे तरीके के ख्याल आते हैं। और फिर फाइनली मैंने पेपर दे दिया और मैं पास हो गई और मुझे अच्छे नंबर आ गए। तो मुझे 76 आया 100 में, पासिंग मार्क्स होता है 60। मुझे बहुत तसल्ली हुई कि और मैंने अपने आप को ये इससे पहले बता दिया था कि देखो, पढ़ाई अच्छा करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, अपने आप को ये बोलना कि हम कर लेंगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपके रिज़ल्ट पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो मैं ये मानती हूँ कि पास और फेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पास करता है वो कहता है कि मैं कर लूँगा, और जो फेल करता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार बोलता है मुझसे नहीं हो पाएगा। खैर, ये तो हो गया। इसके साथ ही मैंने क्या किया, फरवरी के महीने में मैंने मूवी देखी केदारनाथ महाशिवरात्रि वाले दिन।
और जब मैं केदारनाथ देख रही थी तो जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख़्याल आ रहा था मेरी ज़हन में, ऑफ़ कोर्स सुशांत सिंह राजपूत, और दूसरा ख़्याल जो मेरे ज़हन में आया वो इस बात का आया कि मुझे केदारनाथ जाना है। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था केदारनाथ, और सब कुछ इतना बढ़िया लग रहा था कि ऐसा लगता है वहीं जाना है मुझे। और केदारनाथ जो पिक्चर बनाई इन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई, जिसका रिव्यू भी हमने डाला। और ऐसा फील हुआ केदारनाथ देखकर कि जिसने भी ये पिक्चर बनाई, जो कि अभिषेक गट्टू कपूर ने बनाई है ये पिक्चर, कि वो कितने ही इंट्यूटिव रहे होंगे। क्योंकि उसमें, जैसे कि मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ कि 2013 में जून के महीने में केदारनाथ वाला इंसिडेंट हुआ, जो जैसे प्रलय आने के बराबर था, और बहुत लोगों की जान गई। और फिर उसको हमने रेप्लिकेट किया, तो उस मूवी को हमने बनाया, और मेरे ख्याल से 2 साल या 3 साल बाद बनाया इस मूवी को। ये मूवी आई मेरे ख्याल से 2018 में। और हमने जब ये मूवी बनाई तो इस मूवी में हमने एक सीन डाला। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिसने भी बनाई, इन्होंने एक सीन डाला जिसमें ये दिखाते हैं कि 15 जून की सुबह काले बादल छा गए और 15 जून के दिन ही प्रलय आया। ऑफ कोर्स फैक्ट्स के साथ टैली किया होगा, और सच में वो मूवी में दिखाते हैं कि 15 जून के दिन प्रलय आया। और बाद में, अब वो 2018 था, 2020 आ गया, और 2020 को 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, ये खबर आई। दोपहर का वक्त था, और उस खबर को फैलते फैलते कि क्या हुआ कैसे हुआ, उस अफरा तफरी में 2015 की सुबह हो गई। और 2015 की सुबह 2020 में, बोलने का मतलब 15 जून 2020 की सुबह ऐसे ही काले बादल छाए हुए थे, और ऐसे ही सन्नाटा छाया हुआ था कि ये क्या हो गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो केदारनाथ पिक्चर बनी, ये बहुत ही इंट्यूटिव पिक्चर है। इसमें अगर आप ध्यान से देख लें तो पता चलता है कि सब कुछ तो पहले से पता था कि क्या होने वाला है। इसके बाद मैंने देखी पिक्चर सोन चिड़िया। और जब मैं सोन चिड़िया देख रही थी तो जब स्टार्ट किया सोन चिड़िया देखना, जब शुरुआत की उसकी, तो ऐसा फील हुआ कि पता नहीं देख पाऊँगी कि नहीं देख पाऊँगी। और जो Z5 में जो इसका प्रिंट है वो बहुत ही हिला हुआ सा है, पर मैंने देखा वो प्रिंट। और जब मैंने वो पिक्चर देखना शुरू किया तो जब मनोज बाजपेयी आते हैं और जब डाकुओं की टोली आती है, तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि सुशांत सिंह राजपूत मनोज बाजपेयी के सामने इतने मज़ेदार तरीके से खड़े हैं, एकदम कंधे से कंधा मिलाकर, इतने कंफर्टेबल हैं कि क्या बात है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मूवी है, ये जो पिक्चर है, इसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग किया गया है और थोड़ा कठिन है समझना। तो मैंने सबटाइटल्स भी चालू कर लिए, मैंने बहुत ध्यान से भी सुना और मज़ा आने लगा। और देखते ही देखते इतना सही किरदार निभाया, चाहे आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, चाहे आप भूमि पेडनेकर की बात करें, चाहे आप आशुतोष राणा की बात करें, आप किसी की भी बात कर लीजिए। क्या मतलब क्या एक्टिंग की है इन लोगों ने। तो हमने फिर सोन चिड़िया का भी रिव्यू डाला, और सोन चिड़िया को कोई अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड तो दूर की बात है, कोई नॉमिनेशन ही नहीं मिला। और इतना ही नहीं, इस मूवी को ए ग्रेड दे दिया। अब ए ग्रेड क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया। जब आपने इसको ए रेटिंग दे दी है इस मूवी को, इसका मतलब है कि बहुत ही उल जलूल और अश्लील चीज़ें हैं इसमें, मुझे नहीं दिखी। हाँ, बंदूक या गोली की आवाज़, बहुत सारी गोली की आवाज़ चल रही थी पूरे मूवी में, पूरी पिक्चर में कंटिन्यूसली चले जा रही है। पर जब हम गहराइयाँ देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारे उल जलूल सीन हैं, और आप उसको ए रेटिंग नहीं देते, जब आप गंगूबाई काठियावाड़ी में से 1-2 सीन हटा देते हैं ताकि उसको ए रेटिंग ना मिले, तो क्या आपको ये सहयोग सोन चिड़िया को भी नहीं देना चाहिए था कि सुनिए ज़रा, आप ये गोलियों की आवाज़ कम कर दीजिए या ये सीन हटा दीजिए और हम आपको ए रेटिंग से दूर कर देते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया।
और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अ, जो भी लोग जिन्होंने भी जो भी जजेस थे या क्रिटिक्स मूवी है, डेफिनेटली मैं नहीं बोलूँगी पॉपुलर मूवी में गिना जाएगा ये, उन्होंने इसको नॉमिनेट कैसे नहीं किया, मतलब ये नॉमिनेशन में गया कैसे नहीं। क्योंकि हम तो उस देश में पले बड़े हैं जहाँ पे हम जब छोटे होते थे, तो मुझे याद है कि दूरदर्शन पर वेंसडे या थर्सडे एक रीजनल पिक्चर आती थी, और उस रीजनल पिक्चर में मुझे जो अपना बचपन याद है कि अगर तेलुगु पिक्चर आया तो मेरी फ्रेंड जो तेलुगु होती थी, आंध्रा से होती थी, मैं उससे जाके पूछती थी तूने देख लिया ना, मुझे बता पूरी कहानी। या कोई तमिल पिक्चर आती थी तो मैं तमिल जिस फ्रेंड को आता था जो तमिलनाडु से थी उसको जाके कहती थी अब देख ली तूने तमिल में, अब बता मुझे तमिल में क्या देखा। तो हम तो उस देश से आए हैं जहाँ हम हर भाषा की हर पिक्चर को देखकर उसकी तारीफ कर देते हैं। तो ये कौन से क्रिटिक्स लोग हैं जो बुंदेली ना समझ पाए, जो ए रेटिंग क्यों दिया समझ ना पाए, जो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग ना समझ पाए, जो आशुतोष राणा की एक्टिंग ना समझ पाए। सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी टक्कर की एक्टिंग की है, आपको नहीं समझ आया तो मुझे समझ आ रहा है, आप समझना नहीं चाहते थे। भूमि पेडनेकर को नहीं समझ पाए। जब ये भूमि पेडनेकर सोन चिड़िया गाने में दिख रही हैं तो ऐसा लगता है जब भी सोन चिड़िया का ये गाना चलता है तो भूमि पेडनेकर आंखों के सामने आ जाती हैं। मतलब इसको अगर एक्टिंग नहीं कहते तो मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। तो ये तो हुई सोन चिड़िया की बात। और इसके बाद जो अगली मूवी देखी वो थी मूवी मंटो। अब मूवी मंटो किस पर थी? ये एक सच्ची घटना है। ये सादत हसन मंटो पर है जो कि एक लेखक थे, और ये आज़ादी के वक्त की बात है। और ये नंदिता सेन ने ये मूवी बनाई है और लिखी है, तो डायरेक्शन और रिटन बाय नंदिता दास है, सेन नहीं सॉरी नंदिता दास है। और ये मूवी रिलीज़ हुई 2018 में मेरे ख्याल से। और इस मूवी की खासियत क्या है? इस मूवी की खासियत है मंटो साहब, जिन्होंने हर चीज़ को वैसे ही पेश किया जीते जी जैसे कि वो चीज़ें थी, जिसकी वजह से उन पे बहुत सारे कोर्ट केसेस चले। इस मूवी में दिखाया गया है, सही किरदारों को दिखाया गया है, जैसे कि श्याम चड्ढा के बारे में ज़िक्र है, अशोक कुमार दादा मुनि के बारे में ज़िक्र है, सारे उन लोगों के बारे में ज़िक्र है जो सच में थे। और ये बहुत ज़्यादा ही, जैसे ये उस वक्त एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी जीवनी तो बहुत लंबी होती है, तो नंदिता दास ने कुछ 2-4 साल को कवर किया है जिसमें ये बॉलीवुड में थे और ये इन लोगों के टच में थे। और इनके बहुत ही खास मंटो साहब के बहुत ही खास दोस्त होते थे श्याम चड्ढा। और फिर अचानक से, क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था और हिंदू मुस्लिम के राइट शुरू हो चुके थे, हिंदुओं पे प्रेशर था लाहौर या पाकिस्तान से इंडिया जाने का, और इंडिया में जो मुसलमान थे उन पे प्रेशर था पाकिस्तान जाने का। तो इसी मुठभेड़ में कहीं मंटो की जो आत्मा थी, जो रूह थी, वो रह गई मुंबई में जहाँ के वो थे, जहाँ उनके पिताजी और माताजी का कब्र था, और वो चले गए लाहौर। और फिर क्या हुआ, इस पर है वो मूवी। और मंटो साहब ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग से उनको गुजरना पड़ा, उन पे बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, क्योंकि उन्होंने वो जो लिखते थे वो साफ साफ लिख देते थे। वो हार्डकोर फेमिनिस्ट थे। उन्होंने औरतों के लिए, और जो भी, और वो औरतों के लिए जो कि गरीब थी, जो लाचार थी, जो बेसहारा थी, उन पे बहुत कुछ लिखा कि उनकी ज़िंदगी कितनी दर्दनाक है। और वो ऐसे ही पेश कर देते थे, उस पर कोई फ़िल्टर नहीं होता था, जिसकी वजह से लोग उनसे बड़े नाखुश रहते थे। उस वक्त में इतनी सच्चाई ले पाना उनके बस की नहीं थी। तो इन सारी जो मूवीज़ देखी, या जो फरवरी का जो पूरा चित्रण रहा मेरी आंखों के सामने, इसी से मेरी जहन में आया क्यों ना कुछ सच कहें, और इसीलिए हमने ये कॉन्टेस्ट शुरू कर दिया। और कुछ मिलेगा कि नहीं ये तो हम बाद में बताएंगे, पर हम चाहते हैं कि अगर कोई भी है हमारे बीच या आपके बीच जिसे सच बोलने का कीड़ा है, तो वो जाकर इस कॉन्टेस्ट में
ज़रूर हिस्सा लें। और जब जाते जाते मंटो मूवी की एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो मंटो मूवी बनी है उसमें जो दोस्ती दिखाई है श्याम चड्ढा और मंटो की, वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये दिखाया गया कि मंटो लाहौर या पाकिस्तान में जब आ गए, क्या वो जाना नहीं चाहते थे। श्याम ने उन्हें बहुत काफ़ी रोका था कि मंटो मत जा, क्योंकि श्याम के किसी हिंदू रिश्तेदार का देहांत हो गया था इस राइट के वजह से, और वो बहुत दुखी थे। तो उन्होंने गलती से उनके मुंह से निकल गया गुस्से में या दुख में कि मैं मुसलमानों को छोड़ूंगा नहीं। और ये बात मंटो, क्योंकि वो राइटर थे, लेखक थे, उनके जहन में अंदर तक घुस गया, तीर की तरह घुस गया, और उन्होंने फैसला किया कि मैं अभी छोड़कर इस मुंबई को चला जाऊंगा। तो श्याम ने बहुत रोकने की कोशिश की, मंटो ने नहीं सुना। पर जब मंटो आ गए और मंटो ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी गई मंटो को, श्याम ने लिखी, दादा मुनि ने लिखी, उनकी एक सहेली थी जो कि वो भी लेखक थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उन सब ने उनको बहुत चिट्ठी लिखा, बहुत पुकारा, पर ऐसा माहौल बन गया कि कभी ये वापस ही ना जा पाए। और बीच के कुछ सालों में ये भी दिखाया गया कि मंटो हेल्यूसिनेट करने लग गए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि श्याम की आवाज़ आ रही है, श्याम गाना गा रहा है, या उनको अपनी वो सहेली दिखने लगी और वो जाकर पुकारने लगे कि मुझे बुला लो, मुझे वापस बुला लो। तो ये बात मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है? क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आप ने कोई फ़ैसला ले लिया और आप वापस जाना चाहते हैं, पर आप जा नहीं पा रहे। आप पे कोई दुनियावी ज़ोर नहीं है, पर आप कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर की कोई सुई अटक गई और पूरी दुनिया आपको जज कर रही है या समझने की कोशिश कर रही है, पर आप वापस जा नहीं पा रहे हैं। कोई एक शक्ति है जो आपको रोक कर खड़ी है। और अंत में क्या होता है मंटो मूवी में, ये देखने के लिए मंटो ज़रूर देखें। और इसको देखने के लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूट्यूब पर भी है, तो आप यूट्यूब में भी मंटो मूवी देख सकते हैं। और आप मुझे ज़रूर लिखें कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। क्या आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे जब आप पीछे मुड़कर देखना चाहते थे पर देख नहीं सके, या कुछ करना चाहते थे पर कर नहीं सके, और दुनिया ने आप बहुत सवाल जवाब किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा था। अंदर से कोई ज़ोर था जो आपको हिलने ही नहीं दे रहा था। तो इसी ख्याल के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। और अभी वक्त हुआ है 5:20। दिन है बुधवार, तारीख है 9 मार्च, और जगह है नई दिल्ली, और मौसम बहुत ही बेहतर है। न गर्मी है न ठंड है, न स्वेटर है न पंखा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर मिलेंगे, शुक्रिया।